साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दूसरा खुला खत। इमरान खान लिखते हैं, मैंने मुल्क व कौम की बेहतरी की खातिर नेक नियति से आर्मी चीफ के नाम खुला खत लिखा ताकि फौज और अवाम के दरमियान दिन ब दिन बढ़ती हुई खलीज को कम किया जा सके, मगर उसका जवाब इंतहाई गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारी से दिया गया। मैं पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम और मुल्क की सबसे मकबूल और बड़ी जमात का सरबराह हूँ। मैंने अपनी सारी जिंदगी आलमी सतह पर मुल्क व कौम का नाम रोशन करने में गुजारी है। 1970 से अब तक मेरी 55 साल की पब्लिक लाइफ और 30 साल की कमाई सबके सामने है। मेरा जीना मरना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी फौज के तासुर और अवाम और फौज के दरमियान बढ़ती खलीज के मुमकिना मुज़मिरात की फिक्र है, जिसकी वजह से मैंने ये खत लिखा। मैंने जिन 6 निकात की निशानदही की है उन पर अगर अवामी राय ली जाए तो 90% अवाम इन निकात की हिमायत करेगी। एजेंसीज के जरिए प्री पोल धांधली और इलेक्शन के नताइज तब्दील करके अर्दली हुकूमत कायम करना, अदलिया पर कब्जे के लिए पार्लियामेंट से गन पॉइंट पर 26वीं आईनी तरमीम करवाना और पॉकेट जजेस भर्ती करना, जुल्म जबर के खिलाफ उठने वाली आवाजों को बंद करने के लिए पीका जैसे काले कानून का इतलाक करना, सियासी अदम इस्तेहकाम जिसकी लाठी उसकी भैंस की रीत डालकर मुल्क की मईशत की तबाही, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को मुसलसल रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाना और तमाम रियासती इदारों का अपने फराइज छोड़कर सियासी इंजीनियरिंग और सियासी इंतकाम में शामिल करना न सिर्फ अवामी जज्बात को मजरूह कर रहा है बल्कि अवाम और फौज में खलीज को भी मुसलसल बढ़ा रहा है। फौज मुल्क का एक अहम इदारा है, मगर उसमें बैठी चंद काली भेड़ें पूरे इदारे का नुकसान कर रही हैं। ऐसा ही एक शख्स अडियाला जेल में बैठा कर्नल भी है, जो जेल के स्टाफ को कंट्रोल करते हुए न सिर्फ आईन, कानून और जेल मैनुअल की धज्जियां बिखेर रहा है बल्कि इंसानी हुकूक भी पामाल कर रहा है। वो अदालती अहकामात को जूते की नोक पर रखते हुए ऐसे अमल करता है जैसे काबिज फौज करती है। पहले अडियाला जेल के फर्ज शनास सुपरिटेंडेंट अकरम को अगवा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, क्योंकि वो कानून की पासदारी करता था और जेल कवानीन पर अमल दरामद करता था। अब भी तमाम अमले को डराया धमकाया जा रहा है। बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल करते हुए मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए एक कर्नल की मातहत जेल इंतजामिया ने मुझ पर हर जुल्म किया है। मुझे मौत की चक्की में रखा गया है। 20 दिन तक मुकम्मल लॉकअप में रखा गया, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। 5 रोज तक मेरे सेल की बिजली बंद रखी गई और मैं मुकम्मल अंधेरे में रहा। मेरा वर्जिश करने वाला सामान और टीवी तक ले लिया गया और मुझ तक अखबार भी नहीं पहुंचने दिया गया। जब चाहें किताबें रोक लेते हैं। इन 20 दिनों के अलावा मुझे दोबारा भी 40 घंटे लॉकअप में रखा गया। मेरे बेटों से पिछले 6 महीने में सिर्फ 3 मरतबा मेरी बात करवाई गई। इस मामले में भी अदालत का हुक्म ना मानते हुए मुझे बच्चों से बात करने नहीं दी जाती, जो मेरा बुनियादी और कानूनी हक है। मेरी जमात के अफराद दूर दराज इलाकों से मुझसे मुलाकात के लिए आते हैं, मगर उनको भी अदालती ऑर्डर के बावजूद मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। पिछले 6 महीने में गिनती के चंद अफराद को ही मुझसे मिलवाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद मेरी अहलिया से मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती। मेरी अहलिया को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। गन पॉइंट पर करवाई गई 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालती निज़ाम पर कब्जे और कोर्ट पैकिंग का मकसद इंसानी हुकूक की पामालियों और इंतखाबी फ्रॉड की पर्दापोशी और मेरे खिलाफ मुकदमात में मनपसंद फैसलों के लिए पॉकेट जजेस भर्ती करना है, ताकि अदलिया में कोई शफाफ फैसले देने वाला ना हो। मेरे सारे केसेस के फैसले दबाव के जरिए दिलवाए जा रहे हैं। मुझे गैर कानूनी तौर पर 4 सजाएं दिलवाई गईं। मेरे खिलाफ फैसला देने के लिए जज साहिबान पर इतना दबाव होता है कि एक जज का ब्लड प्रेशर 5 मरतबा हाई हुआ और उसे जेल अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। उस जज ने मेरे वकील को बताया कि मुझे और मेरी अहलिया को सजा देने के लिए ऊपर से शदीद तरीन दबाव है। 9 मई और 26 नवंबर को हमारे निहत्ते जमहूरियत पसंद कारकुनान पर जुल्म तशद्दुद की इंतहा कर दी गई। पुरअमन शहरियों पर सीधी गोलियां चलाई गईं। सियासी इंतकाम की आड़ में 3 साल में लाखों शहरियों के घरों पर छापे मारे गए। हमारे 20,000 से ज्यादा वर्कर्स और सपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया और सैकड़ों को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हजारों बेगुनाह लोगों को कई कई महीने झूठे केसेस में जेलों में रखा गया।
ایجنسیز کے دباؤ پر ہمارے 2000 سے زائد ورکرز، سپورٹرز اور پارٹی لیڈرز کی ضمانت کی درخواستیں اب تک ہائی کورٹ کے ججز التوا میں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسا سلوک پچھلے 3 سال میں ہماری خواتین کے ساتھ کیا گیا ہے وہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی سیاستدانوں کی گھریلو خواتین کو اس طرح نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری اخلاقیات کس قدر پستی پر ہیں۔ بزرگ خواتین اور جوان بچیوں کو جیلوں میں قید رکھا گیا۔ میری اہلیہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو 75 سال کی کینسر مریضہ ہیں، اور میری دونوں بہنیں جن کی عمر 65 سال سے زائد ہے، ان سمیت سینکڑوں خواتین کو بے جا پابند سلاسل رکھا گیا اور ان کی حیا کا تقدس پامال کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عورتوں، بزرگوں اور بچوں کو تنگ نہیں کیا جاتا تھا۔ ہمارے دین کا حکم تو یہ ہے کہ جنگی حالات میں دشمن کی عورتوں اور بچوں سے بھی بدسلوکی نہ کی جائے، اور یہاں ہم اپنی ہم وطن ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا لحاظ نہیں کرتے۔ یہ سب ہماری روایات کے منافی ہے، اور اس کی وجہ سے عوام میں فوج کے خلاف نفرت بہت بڑھ گئی ہے، جس کا سدباب بر وقت ہو جائے تو یہ فوج اور ملک دونوں کے حق میں بہتر ہے، ورنہ اس سب سے ناقابل تلافی خسارہ اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ پیکا جیسے کالے قانون کے ذریعے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر بھی قدغن لگا دی گئی۔ اس سب کی وجہ سے پاکستان کا GSP+ اسٹیٹس بھی خطرے میں ہے۔ انٹرنیٹ میں خلل کی وجہ سے ہماری IT انڈسٹری کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے اور نوجوانوں کا کریئر تباہ ہو رہا ہے۔ چند افراد کی خواہشات پر عوامی مینڈیٹ کی توہین کر کے ایسے سیاسی عدم استحکام کی بنیاد رکھی گئی جس کی بدولت معیشت کا برا حال ہے، اور سرمایہ کار اور ہنرمند افراد مجبور ہو گئے ہیں کہ پاکستان چھوڑ کر اپنے سرمایہ سمیت تیزی سے بیرون ملک منتقل ہو جائیں۔ معاشی عدم استحکام اپنی انتہا پر ہے، گروتھ ریٹ 0 ہے، اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملک میں غربت اور بے روزگاری عروج پر ہے۔ ہمارے فوجی پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہو، لیکن افسوسناک امر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز اور ان غیر قانونی اقدامات کی وجہ سے عوام میں فوج کی بدنامی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یہ سب فوج کے حلف کی خلاف ورزی ہے۔ کسی بھی ملک کی فوج اپنے شہریوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی، بلکہ ایسا سلوک تو قابض فوجیں کرتی ہیں جو خود کو ہر آئین اور قانون سے بالا تر سمجھتی ہیں۔ ملک کی استحکام اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان کی خلیج کم ہو، اور اس بڑھتی خلیج کو کم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا، سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی متعین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا، اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا، ورنہ یہی بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصطلاح میں فالٹ لائنز بن جائیں گی۔